गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आज अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर जो नेक्स्ट थर्ड वीडियो लेक्चर है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन आज एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। इससे जो पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने डाल्टन एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में। इस मॉडल के जो अदर नेम्स हैं, इट इज आल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल। देखिए यहाँ ध्यान रखना है कि जे थॉमसन मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा था उस समय जब एटम्स के बारे में अलग अलग साइंटिस्टों की अलग अलग राय थी या अलग अलग सजेशंस थे। देखिए एटॉमिक मॉडल की बात करें तो सबसे पहले थॉमसन ने ये कहा था कि जो एटम होता है उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले एटम्स की स्फेरिकल होना किसने सबसे पहले बताया था? जे थॉमसन ने बताया था। और उसने ये कहा था कि जो एटम की रेडियस होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। यानी उसने कहा कि एटम्स स्फेरिकल शेप में होता है और उसकी जो रेडियस है वो कितनी होती है? 10⁻10 मीटर होती है। फिर ये कहा कि इसके बाद में 1906 में इसी जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था। अब नोबेल प्राइज एक इन्वेस्टिगेशंस के लिए मिला था जिसमें ये कहा गया था जिसमें इसने इन्वेस्टिगेट किया था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ गैसेस। तो इसके बारे में उसने बताया कि जब गैसेस मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ये भी इसने बताया था और इसी के लिए उसको 1906 में नोबेल प्राइज मिला था। ध्यान रखना, इसी थॉमसन एटॉमिक मॉडल से अपने को पता चलता है, इसने ये कहा या इसने बताया कि जो एटम होता है ओवरऑल वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जितने नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं उतने ही पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे, जिससे ओवरऑल एटॉमिक मॉडल एटम क्या होगा? न्यूट्रल होगा। चलिए बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स की। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली थ्रू आउट द एटम व्हाइल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम। यानी जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो तो एटम के अंदर क्या होंगे? प्लग्ड होते हैं या मैं कह दूं एम्बेडेड होते हैं, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एटम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी के बेसिस पे ये कहा था कि जितने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, जिससे ओवरऑल एटम क्या होगा? ओवरऑल एटम क्या होगा? न्यूट्रल होगा। समझिएगा, एटम ओवरऑल क्या होगा? न्यूट्रल होगा। और ये बात भी किसने बताई थी? इसी जे थॉमसन ने बताई थी। अब देखिए इसमें मैंने ये कहा कि जो जे थॉमसन मॉडल है उसको अपन प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। देखिए ये कह रहा है कि इट्स आल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल, यानी इसी मॉडल को अपन क्या नाम दे रहे हैं? वाटरमेलन मॉडल भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसने ये कहा कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। यानी इस तरह से एक पार्ट में दसे हुए होते हैं या एम्बेडेड होते हैं, प्लग होते हैं। जस्ट लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। जैसे वाटरमेलन के अपन जानते हैं कि जो सीड्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, तो उन सीड्स को ध्यान रखना, उन सीड्स को इन्होंने क्या नाम दिया है? प्लम्स दिया है। ठीक है, ध्यान रखना। और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनको क्या नाम दिया इन्होंने? पुडिंग नाम दिया। इसीलिए इस जे थॉमसन मॉडल को अपन प्लम पुडिंग मॉडल्स भी कहते हैं। तो ये कुछ इसके पोस्टुलेट्स है जो अपने को याद रखना है कि वाटरमेलन मॉडल को अपन प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो प्लम्स है वो तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको अपन क्या नाम दे रहे हैं? पुडिंग नाम दे रहे हैं। अब इसी थॉमसन मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स भी है। जिसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी स्टेशनरी होते हैं। लेकिन अपन जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी स्टेशनरी नहीं होते। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर वो क्या होता है? रिवॉल्व होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये पहला ड्रॉबैक था इसका। दूसरा, इसने कहा कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन होल एटम इज सॉलिड। थॉमसन ने ये कहा कि जो पूरा एटम है वो क्या है? एक तरह से सॉलिड है। लेकिन अपन जानते हैं एक्चुअली the whole atom is not solid, there is a most of the part is vacant। और ये पता चलता है रदरफोर्ड मॉडल में। रदरफोर्ड मॉडल में जब अल्फा पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट करवाया था तो उसने ये पाया गया था कि जो मोस्टली पार्ट है एटम का वो क्या है? वैकेंट है। फिर ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ये हो गया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स या पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, ये इसने किसने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम में। ये किसके अकॉर्डिंग पता चलता है अपने को? थॉमसन के अकॉर्डिंग। बट पॉजिटिव चार्ज अपन ये जानते हैं एक्चुअली में, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इस न्यूक्लियस के पास में होता है। यानी मैं कह दूं कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? प्रेजेंट होता है या कंसंट्रेट होता है। तो मैं कह सकता हूं कि एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेट इन द न्यूक्लियस, यानी यहाँ जो न्यूक्लियस है उसी में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये मैं कहता हूँ न्यूक्लियस खुद एक पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है जो इस एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स और पोस्टुलेट्स थे थॉमसन मॉडल के। फटाफट इनके नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको आगे आप नोट कर सकें। चलिए लीजिए फटाफट। देखिए जे जे थॉमसन के बाद में अपने पास थर्ड मॉडल आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में इस रदरफोर्ड मॉडल की जब एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें रदरफोर्ड के साथ साथ उसके दो साइंटिस्ट थे, एक हैंस गीगर और सेकंड था अर्नस्ट मार्सडन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रदरफोर्ड के साथ में उस एक्सपेरिमेंट को किया था। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाया गया था एक थिन गोल्ड फॉइल पर, जिसका डायमीटर कितना होता है? लगभग सॉरी जिसकी थिकनेस लगभग कितनी होती है? 100 nm के इक्वल थी। उन्होंने क्या किया कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे उस अल्फा पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट उन्होंने थिन गोल्ड फॉइल पे करवाई, जिसकी थिकनेस बहुत कम थी, ध्यान रखना बहुत छोटा था, वो बहुत पतला था। अब उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने अपने नाम पे दे दिया रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें अल्फा पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट यहाँ पर देखिए गोल्ड फॉइल पर हो रही है, और जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पर स्ट्रक होते हैं, टकराते हैं, बम्बार्ड होते हैं, इसमें से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? देखिए बाहर निकलते जा रहे हैं। लेकिन इसमें से कोई एक या दो अल्फा पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में वो फॉरवर्ड आएगा। अब ये पता कैसे चलेगा? तो उसने क्या किया कि एक और ऐसे ही फोटोग्राफिक प्लेट इधर लगा दी, तो जो अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसके जस्ट वापस स्ट्रक होकर के वापस उसी डायरेक्शन में आ रहे थे। तो जैसे वो अल्फा पार्टिकल यहाँ से टकरा रहे थे तो यहाँ पर वापस क्या जनरेट होगी? फ्लोरेसेंट जनरेट हुआ या फ्लेश जनरेट हुआ, जिससे पता चला कि उसमें से एक या दो अल्फा पार्टिकल्स थे जो जिस डायरेक्शन में गए थे वो उसके जस्ट वापस रिवर्स होकर के वापस आ गए थे। ठीक है, अब देखो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या किया, इस अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉल के चारों एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी और फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर की तरफ यहाँ जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा दी। इससे क्या होगा? फ्लोरेसेंट क्रिएट होगा, यानी थिन फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होगी, जिससे अपने को पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉल से पार हो रहे हैं या अक्रॉस द गोल्ड फॉल कितने निकल रहे हैं, अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो कितना हो रहा है, और कितने पार्टिकल्स हैं जिनमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये सब अपने को इस अल्फा पार्टिकल के रदरफोर्ड इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। अब देखो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो इस एक्सपेरिमेंट का उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया वो देखते हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स की इसने बम्बार्डमेंट करवाया, ये एक एटम की तरह मैंने गोल्ड फॉइल ले ली थी। अब इसमें इसने नोटिस किया कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे के सीधे बाहर निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। तो उसमें लिख रखा है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन उसमें नहीं हुआ, यानी सारे के सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे के सीधे रिमूव हो गए अक्रॉस द या क्रॉस हो गए अक्रॉस द गोल्ड फॉइल। लेकिन उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स, a small fraction of alpha particles are deflected by 90 degree angle और 120 degree angle। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉल से टकरा करके 90 की डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुए और कुछ 120 की डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुए। लेकिन ध्यान रखना ओनली फ्यू अप्रोक्स 1 or 2 अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम 20,000 अल्फा पार्टिकल्स दे बाउंस्ड बैक या रिवर्स बैक। जब ये अल्फा पार्टिकल टकराए तो यहां से देखो ये अल्फा पार्टिकल इधर गया और वापस टकरा करके वापस क्या हो गया? रिवर्स हो गया। और रिवर्स होने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स के नंबर्स थे वो अप्रोक्स 1 और 2 अल्फा पार्टिकल्स थे। अब इससे ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो इसने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, इससे क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन देखिए, सबसे पहले अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूं तो जो मोस्ट ऑफ द यहां लिख रहा हूं मैं कंक्लूजन की बात करें तो जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैं वो जब इस गोल्ड फॉइल से या एटम से पास हो रहे हैं, भाई एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पर एटॉमिक मॉडल है, तो यहां इसने ये कहा कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं? इस फॉइल से बाहर निकल रहे हैं। यानी मैं ये कह दूं कि जो एटम है मोस्ट ऑफ द
अल्फा पार्टिकल्स आर मूव्ड विदाउट डिफ्लेक्शन यानी उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट। क्या था उसका, मोस्ट ऑफ द पार्ट था वो क्या था, वैकेंट था, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने ये कहा कि कुछ पार्टिकल्स थे जो इस एटम से टकरा कर गए थे। एटम्स का जो सेंटर पार्ट है उसको ये पता था सेंटर में है क्या, तो उसने कहा कि जो कुछ पार्टिकल्स थे जो डेविएट डिफ्लेक्टेड हो रहे थे, वो डिफ्लेक्शन क्यों हुआ। तो उसने ये नोटिस किया कि जो एटम है उसके सेंटर में कोई ना कोई सॉलिड पार्टिकल है। क्या कह रहा हूं, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ने अज्यूम किया कि सेंटर ऑफ एन एटम कोई ना कोई सॉलिड पार्टिकल्स है, जिससे वो अल्फा पार्टिकल स्ट्रक हुए और वापस डिफ्लेक्ट हुए कुछ, और कुछ एक यानी 1 और 2 पार्टिकल्स क्या हो गए, रिवर्स बेक हो गए। तो उसने उस सॉलिड पार्टिकल्स का नाम क्या दिया इन्होंने, न्यूक्लियस। यानी ये कह दूं कि इसके कंक्लूजन में सबसे पहला पॉइंट आ गया अपने पास कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या है, वैकेंट है। सॉरी, एटम क्या होगा, मोस्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट। सेकेंड पॉइंट, जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है उस सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में एक सॉलिड पार्टिकल था जिसको उसने नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। ये 2 कंक्लूजन उन्होंने निकाले। ठीक है भाई, फटाफट इसको नोट कीजिए। हो गया। अब उसने ये कहा कि जो न्यूक्लियस की जो साइज है, जो इसने कहा कि जो सेंटर ऑफ द एटम क्या था, एक सॉलिड पार्टिकल था जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस की साइज की बात की जाए तो साइज ऑफ न्यूक्लियस वो होती है 10 टू पावर माइनस 15 मीटर के अक्रॉस। अब और अगर मैं एटम की साइज की बात करूं, साइज ऑफ, देखो ये तो है न्यूक्लियस की साइज, और अगर मैं साइज ऑफ एटम की बात करूं तो वो है 10 टू पावर 10 मीटर के अप्रॉक्स। अब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अप्रोक्स 10 टू पावर माइनस के 5 मीटर का डिफरेंस है। यानी मैं कह दूं कि जो साइज ऑफ एटम है वो न्यूक्लियस से 5 टाइम्स बड़ा है। क्या कह रहा हूं, साइज ऑफ एटम इज 5 टाइम्स लार्जर देन द न्यूक्लियस। तो यहां इस मॉडल की बात की जाए तो ओवरऑल मॉडल से अपने को यह पता चलता है कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उसने कहा कि मोस्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट है, और उस एटम के सेंटर में एक सॉलिड पार्टिकल है जिसको उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। आई होप ये पूरा का पूरा रदरफोर्ड मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट का क्या है, ये मैंने बता दिया कि साइज ऑफ एटम जो होती है वो 10 टू द माइनस मीटर होती है, और साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होती है वो 10 टू द माइनस 15 मीटर होती है। ये किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। यानी ये कह सकता हूं ओवरऑल की जो साइज ऑफ एन एटम है वो इस न्यूक्लियस के 10 टू द 5 यानी 1 लाख टाइम्स लार्जर होती है। यानी साइज ऑफ एटम वो न्यूक्लियस से कितना बड़ा हो रहा है, 1 लाख टाइम लार्जर है। ठीक है, इसके बाद में उसने ये कहा कि जो न्यूक्लियस है वो जो सेंटर में प्रेजेंट है एटम है, और इस एटम के सेंटर में क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो उसने कहा कि न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूव। ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। यानी इसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं विद वेरी हाई स्पीड्स। और जिन पाथ पर वो रिवॉल्व हो रहे हैं, जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उस पाथ को उन्होंने नाम क्या दिया, ऑर्बिट्स नाम दिया। ठीक है, तो इसने किसने बताया, ये सब चीज किसने बता रहा है, रदरफोर्ड ने बताई कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ एंड दैट सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट्स। क्या कह रहे हैं उन सर्कुलर पाथ को, ऑर्बिट्स कह रहे हैं।
और उन्होंने ये कहा आगे कि जो मॉडल है रदरफोर्ड का मॉडल वो रिजेंबल करता है सोलर सिस्टम की तरह, यानी इसी मॉडल को इस सोलर सिस्टम की तरह जब बात की गई कि इट इज रिजेंबल एज ए सोलर सिस्टम, इसीलिए इस मॉडल को अपन सोलर मॉडल भी कहते हैं। और इस मॉडल के अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो तो किसकी तरह वर्क कर रहा है, एक सन की तरह काम कर रहा है, जो कि एक प्लेनेट होता है। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है जो उसके चारों ओर रिवॉल्व हो रहे हैं, देखिए ये अपने पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, सन की तरह काम कर रहा है, और इसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है, क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो रदरफोर्ड मॉडल के थे। अब सेम ये जो अपन ने पिछले मॉडल्स में देख रहे हैं ड्रॉबैक्स, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, और वो ड्रॉबैक्स क्या क्या है वो देखना है। यहाँ इस रदरफोर्ड मॉडल के दो ड्रॉबैक्स हैं। पहला क्या है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ध्यान रखना एक चीज, ड्रॉबैक्स कैसे पता लगेंगे, आप कैसे लर्न करेंगे, तो ध्यान रखना जो भी साइंटिस्ट आगे रिसर्च कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है पिछले वाले मॉडल के या पिछले वाले रिसर्च के बेसिस पे ही करेगा। तो जो अगर नई रिसर्च कर रहा है पिछले वाले मॉडल के कंपेयर में, अगर कुछ नए एडवांटेज ला रहा है या डिस्कवरी कर रहा है, तो उस नए मॉडल के लिए तो वो क्या हो गए, ऑस्सिलेट्स हो गए। और उस पुराने मॉडल में जो पीछे वाला मॉडल था उसमें अगर कुछ कमियां निकल रही है या कुछ नई चीजें बता रहे हैं उसके अलावा, और उस मॉडल के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स निकाल रहे हैं, तो उस मॉडल के लिए वो क्या हो जाएंगे, ड्रॉबैक्स हो जाएंगे। तो उसने ये कहा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि अपन जानते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में नील्स बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करता है। फिर इसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन, देखो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, यानी एटम की स्टेबिलिटी के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों, कि उसके अकॉर्डिंग रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो वो अपनी एनर्जी क्या करता है, लूज करता है। अकॉर्डिंग टू हिम एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इट लूज ऑफ एनर्जी एंड प्लग इन द लास्ट एंड प्लग इनटू द न्यूक्लियस। यानी इसने ये कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों रिवॉल्व कर रहा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता करता इन द लास्ट क्या करता है, इस न्यूक्लियस में प्लग कर जाता है। और अपन जानते हैं अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में प्लग कर जाता तो एटम की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं थी, यानी एटम की स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं थी। और अपन जानते हैं कि एटम एक स्टेबल स्पीशीज है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब स्टेबल है तो ये जो पोस्टुलेट था या ये जो पॉइंट था रदरफोर्ड का वो क्या था, गलत था, इसीलिए इस पॉइंट को इसके ड्रॉबैक्स में इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से आज अपन ने दो मॉडल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, एक जे थॉमसन मॉडल जिसको प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी कह रहे हैं, और सेकंड था रदरफोर्ड मॉडल जिसको सोलर मॉडल भी कहते हैं। और रदरफोर्ड मॉडल अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ तक आपको नोट करना है, और ये मॉडल आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रहेगा अपने पास नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, जो बहुत 11th एग्जाम्स के लिए। तो ध्यान रखना ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन में भी ये टॉपिक्स बहुत ही यूजफुल है। स्टूडेंट्स कंप्लीट इस वीडियो लेक्चर को वॉच करना ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।